क्या ईरान पर अमेरिका फिर हमला करने वाला है? ये सिर्फ सवाल नहीं, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि ईरान पर वो दोबारा हमला कर सकता है। क्या इस बार ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सबसे बड़े पावर सेंटर पर हमला करने जा रहे हैं? व्हाइट हाउस से आया ऑर्डर, ईरान पर फिर फटेगा बंकर बस्टर। ईरान के एक एक न्यूक्लियर ठिकाने को बर्बाद करेगा अमेरिका। ट्रंप ने तय कर ली है खामेनेई से बदला लेने की नई तारीख। खामेनेई की ब्रिगेड को चुन चुन कर मारेंगे अमेरिकी हथियार। अब से कुछ दिन पहले महायुद्ध का जो भीषण तूफान ईरान से उठा था वो अब फिर लौटने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी हलचल मचा दी है। ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट भले ही कुछ शब्दों का है, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सौगंध खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला होगा। यानी जिस जंग को ईरान के खिलाफ एक ब्रेक दिया गया है, वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त ट्रंप के एक इशारे पर ईरान में तबाही की नई लहर उठ सकती है। किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइलों के जखीरे को अमेरिकी वायुसेना टारगेट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महायुद्ध का ये नया अलार्म क्यों बजा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से का स्टीयरिंग ईरान की तरफ मोड़ दिया है? इसे समझने के लिए ईरान के विदेश मंत्री के हालिया बयान को समझना होगा। अपने ताजा बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमले में ईरान को हुए नुकसान की बात तो कबूली है, लेकिन इस कबूलनामे के पीछे उन्होंने एक बार फिर ईरान की जिद को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए साफ कहा है कि भले ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिकी बॉम्बर ने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये ईरान के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दावा है कि ये अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि नुकसान गंभीर और बड़ा है। लेकिन साफ है कि हम अपने संवर्धन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे वैज्ञानिकों की एक उपलब्धि है। और अब ये सिर्फ तकनीक का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा बन गया है। ईरान के विदेश मंत्री के इसी बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया है। यही वजह है कि जैसे ही अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बयान दिया गया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान के परमाणु स्थलों पर कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वे नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था, और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर अपने कदमों को फिर बढ़ाया तो इसका अंजाम पहले से भी भयानक हो सकता है। लेकिन ईरान भी ये साबित करने में जुटा है कि उसके ऊपर ना तो किसी हमले का मनोवैज्ञानिक असर हुआ है और ना ही वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक कदम पीछे हटने वाला है, क्योंकि हमला करके इसे नष्ट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन फिर दोबारा इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा चालू किया जा सकता है। ईरान अपने मकसद पर अड़ा है। वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की कोई ताकत उसे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। लेकिन किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए ईरान ये भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। साथ ही ईरान अमेरिका को ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग जरूर की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये बातें फॉक्स न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेट बेयर नाम के कार्यक्रम में कही हैं। यानी ईरान अपनी बात और मकसद सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंचाना चाहता है। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई जिस डेथ टू अमेरिका जैसे नारे का जिक्र करते हैं, उसका मतलब है अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों का अंत, न कि अमेरिकी जनता के खिलाफ नफरत। ईरान अपनी बातों के जरिए कई तरह के संदेश देना चाहता है। पहला ये कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। दूसरा ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं झुकने वाले। तीसरा ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ता रहेगा। चौथा ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान की अपनी उपलब्धि है। पांचवा ये कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। और छठा ये कि पश्चिमी देशों को ईरान पर लगी पाबंदियां हटानी चाहिए।
लेकिन इजराइल और अमेरिका जैसे देश किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने, क्योंकि ईरान के हाथों में न्यूक्लियर हथियारों को बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है और ट्रंप इस खतरे का जिक्र पहले भी करते आए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि वो 25 सालों से कह रहे हैं कि एक नागरिक होने के नाते भी आप उन्हें परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते, और यही हुआ। इसे नष्ट कर दिया गया है। उन्हें फिर से शुरू करने में कई साल लगेंगे और मुझे सचमुच लगता है कि ये शायद आखिरी चीज है। उन्हें एक भयानक युद्ध से उबरना है। मेरा मानना है कि फोर्दो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उनको वहां से कुछ भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमने तेजी से काम किया। अगर हम 2 सप्ताह में हमला करते तो शायद वो ऐसा कर लेते, लेकिन इस तरह के सामान को हटाना बहुत मुश्किल है और खतरनाक है। उन्हें पता था कि हम आ रहे हैं। दुनिया 13 जून 2025 का वो दिन नहीं भूल सकती जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और खामनेई के कासम खास वैज्ञानिकों को टारगेट करके इजराइल ने ईरान पर ये हमले किए थे। उस वक्त इजराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को ढेर करने का दावा किया था। इस दौरान अमेरिका की मदद से फोर्दो जैसे बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड अड्डों पर B-2 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बमों से सीधा हमला किया गया था। यही नहीं, फोर्दो समेत ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर भीषण प्रहार किया गया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर अभियान में कई साल पीछे चला गया है। उस वक्त आई सैटेलाइट तस्वीरों से भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुई तबाही साफ नजर आ रही थी। लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाम मात्र का नुकसान हुआ है और जल्द ही वो दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा। कुछ इसी तरह का मैसेज इस बार ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि ईरान अब तक जो सब कुछ कबूल नहीं कर रहा था, उस तबाही का भी सच अब्बास अराक्ची ने कबूल कर लिया है, और वो ये कि अमेरिका ने जहां जहां हमले किए वहां ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ईरान के खिलाफ जिस जंग में अमेरिका कूदा है, उस जंग को इजराइल की तरफ से शुरू किया गया है, और अब जब एक बार फिर एक नई जंग को हवा मिल रही है, तब ईरान की तरफ से आई एक खबर ने दुनिया में साइबर सनसनी फैला दी है, क्योंकि ये खबर उन्हीं 12 दिनों की जंग से जुड़ी है जिन 12 दिनों में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए थे। इस नई खबर के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग से एक नया मोर्चा खोला गया, और ये मोर्चा था साइबर वॉर का। ईरान के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक इन 12 दिनों में देश पर 20,000 से ज्यादा साइबर हमले हुए, और ये हमले बाहर से किए जा रहे थे। इन साइबर हमलों में पेट्रोल पंप, अस्पताल, पेमेंट सिस्टम और खुदरा बाजार को टारगेट किया गया, यानी ईरान के आम लोगों की जिंदगी की रीढ़ पर हमला किया गया। ईरान के मंत्री सत्तार हाशमी ने संसद में जानकारी देते हुए कहा, हमने ऐसी जटिल साइबर जंग पहले कभी नहीं देखी। पहली ही रात में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई ताकि देश की डिजिटल नब्ज पर नजर रखी जा सके, लेकिन इसका सबसे गहरा असर पड़ा डिजिटल इकोनॉमी पर। 10 मिलियन लोग जो इस क्षेत्र पर निर्भर थे, उनमें से 30% ने अपनी नौकरियां खो दी। ये सिर्फ डेटा की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी चुपचाप चलने वाली जंग थी जहां ना गोली चली, ना बम गिरा, लेकिन ईरान का पूरा सिस्टम हिल गया। यानी उन 12 दिनों की जंग में ईरान को चौतरफा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब ईरान की तरफ से इन हमलों का जिक्र किया जा रहा है, तब इजराइल ने एक बार फिर गाजा में हमास के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। डेर अल बलाह अब युद्ध की आग में जल रहा है। पहली बार इजरायली टैंक और जमीनी फौजें इस शहर में दाखिल हुई और इजराइल का बारूद जमकर कोहराम मचा रहा है। खबर है कि पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने इलाके में पर्चे गिराए, लोगों को निकलने का निर्देश दिया और फिर शुरू हुई भारी गोलाबारी, जिसमें दर्जनों घर, 2 मस्जिदें और यहाँ तक कि एक WHO का वेयरहाउस भी तबाह हो गया। डेर अल बलाह वो शहर है जहाँ अब तक हजारों विस्थापित लोग थोड़ी राहत की उम्मीद में पहुंचे थे, लेकिन अब वही शहर युद्ध का नया मैदान बन गया है। 80,000 से ज्यादा लोग रातों रात एक बार फिर बेघर हो गए हैं। सड़कें चीखों और खून से लाल हो चुकी हैं। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के सुरंग नेटवर्क, हथियार डिपो और बंधकों की संभावित मौजूदगी के चलते ये सैन्य अभियान जरूरी था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या बचे हुए 50 बंधकों को बचाने की कोशिश में 20 लाख बेकसूरों की जान को इजराइल ने खतरे में डाल दिया है? WHO के मुताबिक उसके स्टाफ क्वार्टर पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया,
कई कर्मचारी हिरासत में लिए गए। यूएन गेस्ट हाउस भी हमलों की चपेट में आया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि 2.3 करोड़ की आबादी वाले गाजा में अब सिर्फ 12% हिस्सा ऐसा है जहां लोग सिर छुपा सकते हैं। बाकी 88% इलाका या तो खाली करवाया जा चुका है या सेना के कब्जे में। इस हमले से ठीक एक दिन पहले 73 फिलिस्तीनी उस वक्त मारे गए जब वे राशन की लाइन में खड़े थे। खौफ इस कदर है कि लोग अब खाने का सामान लेने से भी डरते हैं। राहत एजेंसियां लाचार हैं और बच्चों के शव मलबों से निकाले जा रहे हैं। दुनिया भर के 25 से ज्यादा देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए तत्काल युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गाजा की जमीन अब किसी सुरक्षित जगह की गारंटी नहीं देती। डेल अल बलाह अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रतीक बन चुका है उस युद्ध का जो बेगुनाह आम लोगों के सीने पर लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, और वो ये कि क्या ईरान के विदेश मंत्री का बयान और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जंग के दायरे को विस्तार देने वाली? क्या पश्चिम एशिया उस संभावित खतरे की ओर बढ़ रहा है जहां से भड़की चिंगारी और नई चुनौतियों की जद में पूरी दुनिया आने वाली?